चलिए गुड मॉर्निंग। लेक्चर 3 में स्टार्ट करते हैं। कुछ और ले आया। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। दो हो चुके हैं। हाँ, 2 हो चुके हैं और 2 लेक्चर मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लिंक शेयर कर दिया था ग्रुप में, उसमें आप देख सकते हैं। लेक्चर 3 आरसीसी का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हमारे को कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। बेसिकली हमारे जो भी आरसीसी में डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मटेरियल्स यूज़ होने हैं, उनकी जो भी परमिसिबल लिमिट है, परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, कंक्रीट की, स्टील की, वो रेफर आईएस कोड बुक से करनी पड़ेगी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो वो सब इंपॉर्टेंट है समझना कि ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है। तो इसी वजह से मैं ये सब आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। अदरवाइज तो डायरेक्टली मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा था। न्यूमेरिकल में आपको बोल देता M20 ग्रेड है तो M20 में वैल्यू देख लो, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी हुई है आईएस कोड बुक में। तो सिग्मा सीबीसी है क्या, सिग्मा सीबीसी का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये सब हमारे को पता होना चाहिए, इस वजह से हम इंट्रोडक्टरी क्लास को पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 आरसीसी में मैंने अभी आपको बात कर दिया था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ लिया था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें अगर पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के मैं 100 क्यूब्स कास्ट करता हूँ, मान लो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के 100 क्यूब्स कास्ट करता हूँ, तो M20 का मतलब मैंने बता दिया था आपको, M20 M मतलब मिक्स होता है और 20 मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो कि हम मेजर करते हैं 28 डेज पे आफ्टर क्यूरिंग। 28 डेज पे हम क्यूब बनाते हैं। क्या करते हैं, M20 ग्रेड का क्यूब बनाएंगे, क्यूब को उसको वाइब्रेट करेंगे प्रॉपरली, उसमें एयर कॉम्पैक्शन मतलब उसमें जो भी कॉम्पैक्शन होगा उस तरह करेंगे जिससे कि हमारे एयर वॉइस प्रेजेंट ना हो, डेंस कंक्रीट बने हमारा। तब जाके उसको हम डिमोल्ड करते हैं क्यूब को, फिर 28 डेज के लिए वाटर क्यूरिंग टैंक में डाल देते हैं और सीटीएम मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। सीटीएम मशीन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है जिसकी कैपेसिटी 2000 किलो न्यूटन से लेके 5000 किलो न्यूटन तक होती है। हमारे कॉलेज में 2000 किलो न्यूटन की मशीन रखी हुई है, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसमें हम लोड लगाते हैं और जो भी ऊपर का सरफेस एरिया होगा उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो स्ट्रेंथ मिल जाती है। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड कौन सा लोड लेंगे, जब हमारा सीटीएम मशीन में क्यूब जो रखा हुआ है जब वो फेल हो जाता है क्यूब, तो उस लोड को नोट करते हैं और एरिया से डिवाइड कर देते हैं। एरिया कैसा होगा आपका, ऊपर का जो भी सरफेस का एरिया होगा। क्यूब है तो क्यूब का ऊपर का सरफेस एरिया कितना होगा, 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का एरिया, ठीक है, वो आपका एरिया कंसिडर हो जाएगा। तो वहां से आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिल जाती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड भी होता है बेसिकली इसी तरह। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड वो लोड होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 95% होती है पूरी एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर की वो लोड एंटिसिपेटेड लोड से ज्यादा कभी एक्सीड नहीं हो सकता है पूरे लाइफ टाइम स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो कैरेक्टरिस्टिक लोड की अगर मैं बात करता हूं तो कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट लोड विच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड 95% इन द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर। मतलब 95% केसेस में उससे ज्यादा वैल्यू आ ही नहीं सकती। दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक लोड। क्या बोला मैंने, कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है जो सस्टेन कर सकता है कि डिजाइन लोड, डिजाइन लोड इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लोड और जो आपका डिजाइन लोड आएगा, हम जब बात करेंगे डिजाइनिंग की तो उसमें तो हम क्या करते हैं, जब भी डिजाइन करते हैं लोड के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी अप्लाई करते हैं। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम अप्लाई करते हैं लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन के अंदर, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, लोड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी और मटेरियल्स की फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों को प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि हमारी एक रिजर्व स्ट्रेंथ मिलती है स्ट्रक्चर के अंदर। एट द टाइम ऑफ सडन कोलैप्स, एट द टाइम ऑफ सडन वो तो लोड हमारे लाइफ टाइम पे उतने तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हमने फैक्टर दे रखा है सेफ्टी का। डिजाइन जब भी करते हैं, मान लो हमारे को 1000 किलो न्यूटन के लिए कोई बीम डिजाइन करनी है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि 1000 साल या 100 साल के लिए मैंने वो बीम डिजाइन करी और 100 सालों के अंदर 1000 किलो न्यूटन का कभी लोड एक्ट ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, तो कभी बीम फेल होगी नहीं, सही, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक लोड इज दैट लोड व्हिच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड 95% ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक लोड, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिक्स समझ में आ गया, 20 समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है व्हाट, स्टील। अभी ये मैंने कंक्रीट की बात करी थी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसकी, कंक्रीट की, ठीक है, कंक्रीट की बात करिए। अब मैं बात करता हूं स्टील के टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, टाइप्स ऑफ
रीइंफोर्समेंट। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में जो हमारे पास रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कौन कौन से ग्रेड के। जैसे हमारे ग्रेड होता है कंक्रीट में M20, M25, M30, M35। सेम हमारा होता है आपका टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट के अंदर जो टाइप रीइंफोर्समेंट के ग्रेड है वो होता है कौन से होते हैं FE 250, FE 415, FE 500, FE 550। ठीक है, तो ये मार्केट में अवेलेबल है ग्रेड्स। अब माइल्ड स्टील का नाम सुना है कभी? 550D भी आ गया है। 550D भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हाई स्ट्रेंथ, हाई उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो रीइंफोर्समेंट हम यूज करेंगे वो काफी हाई टेंसाइल रीइंफोर्समेंट को वो बियर करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं HYSD बार। क्या बार बोलते हैं? FE 415, FE 500, FE 550D आर ऑल योर HYSD बार। HYSD मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। और जो माइल्ड स्टील होता है उसको क्या बोलते हैं? FE 250। तो FE 250 is a one type of reinforcement that is also known as your mild steel. Next is FE 415, FE 500, 550, FE 550, 550D। ये ऑल क्या है? ये सारे ये है हमारे HYSD बार्स। HYSD बार मतलब हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। इसके अलावा भी हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील भी होती है। हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील वो हम नहीं यूज करते हैं। HYSD बार हम जो हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील होती है ना वो हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि उसमें क्रैकिंग काफी ज्यादा मात्रा में देखी जाती है। क्या होता है कि HYSD जो आपके कौन से बार बोले ना, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? डिफॉर्मेशन, इस बार में डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो इसके डिफॉर्मेशन को अगर हमारे को कंप्लीट इग्नोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? कोल्ड वर्किंग प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन होगा तो स्ट्रक्चर्स में क्रैकिंग आ जाती है। तो स्ट्रक्चर्स में क्रैकिंग आएगी तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो नॉट एक्सेप्टेबल। तो हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील इज नॉट यूटिलाइजिंग these days। ठीक है, क्रैकिंग आ जाती है। अब इस हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील को हमारे को रिमूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या करते हैं? हम रीइंफोर्समेंट को स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं और उसमें स्ट्रेच इस तरह करते हैं कि उसके जो रीइंफोर्समेंट के जो स्ट्रेसेस हैं वो अपने पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंच जाए। तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में यील्ड प्लेट्यू होता है। आपका यील्डिंग सुना है कभी आपने? स्ट्रेस स्ट्रेन का माइल्ड स्टील का सब देखा होगा आपने। स्ट्रेस स्ट्रेन का, दिस इज योर स्ट्रेस, दिस इज योर स्ट्रेन। ठीक है, अब यहां से आपको माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टार्ट होता है। दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज योर अपर यील्ड पॉइंट, दिस इज योर लोअर यील्ड पॉइंट एंड दिस इज योर यील्ड प्लेट्यू। यील्डिंग स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पे आपका अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आपका फ्रैक्चर हो जाता है। दिस इज योर अल्टीमेट पॉइंट, दिस इज योर व्हाट? यील्ड प्लेट्यू, दिस इज योर यील्ड प्लेट्यू। यील्ड प्लेट्यू में क्या होता है? आपका स्ट्रेन गेन होता है और स्ट्रेसेस की में कोई भी चेंज नहीं आता। दिस इज योर OA। A क्या होता है आपका? प्रोपोर्शनल लिमिट, B इज योर इलास्टिक लिमिट, दिस इज योर C डैश, दिस इज योर अपर यील्ड पॉइंट एंड C डबल डैश इज लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आपका नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रिंग हार्डनिंग भी बोलते हैं इसको, और यहाँ से नेकिंग पोर्शन होती है, इस पोर्शन को बोलते हैं, यहाँ पे फेलियर आ जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में आप देखोगे कि माइल्ड स्टील इज अ व्हाट? ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल? डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल का क्या मतलब होता है? जिसमें कि इलास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा होते हैं। पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इज ग्रेटर देन 5%। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं इसका इलास्टिक स्ट्रेन डायग्राम अगर मैं माइल्ड स्टील का UTM के अंदर चेक करते हैं, किसमें चेक करते हैं? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, नॉट CTM। CTM में तो हम क्यूब चेक करते हैं। माइल्ड स्टील को अगर मुझे टेस्ट स्पेसिमेन को उसका मुझे कर्व प्लॉट करना है तो मैं कहां पे प्लॉट करूंगा? UTM में। UTM इज योर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस UTM के अंदर क्या करते हैं? हम स्टैंडर्ड गेज का डाया लेते हैं, लेंथ लेते हैं प्रॉपर 0.5 समथिंग कुछ होता है, और उस स्टैंडर्ड गेज के माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन लेते हैं, बेसिकली सैंपल लेते हैं माइल्ड स्टील का, जिसमें हमारा उस प्लॉट को, उस सैंपल को हम UTM मशीन में पुट करते हैं और वहां से हमारे स्ट्रेच करते हैं और जो हमारे टेंशन लोड अप्लाई होता है। तो जब हम कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है पूरा, तो कर्व जो प्लॉट होता है वो इस तरह का ही प्लॉट देखने को कहीं ना कहीं मिलता है।
तो वो प्लॉट आपका क्या शो करता है, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब स्ट्रेस यहाँ पे प्लॉट किया हमने, स्ट्रेन यहाँ पे प्लॉट किया, क्यों किया पता है आपको रीजन ना, बताया था? स्ट्रेन इज अ मोर फंडामेंटल क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन इसलिए हमेशा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे प्लॉट करते हैं हम? सर स्ट्रेन डिपेंडेंट है और स्ट्रेस इंडिपेंडेंट है। कहाँ पे प्लॉट करते हैं? एक्स और वाई पे। एक्स पे क्या प्लॉट करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स और वाई पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सही बोल रहे हो? नहीं सर, मुझे डाउट हो रहा हैं? है, मुझे डाउट हो रहा है। भाई स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट। स्ट्रेन क्या होता है? इंडिपेंडेंट है। स्ट्रेन हमेशा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं, वाई पे जो वेरी कर रहा है, जो डिपेंड है। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट। वी सॉ द रीजन आल्सो कि स्ट्रेन हम क्यों प्लॉट करते हैं, हमने देखा था उस दिन रीजन। स्ट्रेन इज अ इंडिपेंडेंट और स्ट्रेस इज अ डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन। पहले जब भी हमारा लोड आता है तो स्ट्रेन आता है, खिंचाव आता है, उसके स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। स्ट्रेसेस होते क्या है? स्ट्रेसेस होते हैं लोड आपने लगाया, उस एक्स्ट्रा लोड की वजह से बॉडी में कुछ रेजिस्टेंस होगा, बॉडी अपने आप को डिफॉर्म करने से बचाएगी। तो उस बॉडी को जब डिफॉर्म करने से बचाएगी तो वो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप करती है। इंटरनल स्ट्रेसेस इज नोन एज योर, ये जो आपके इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वही आपका रेजिस्ट करती है बेसिकली। तो वो आपका क्या होता है? इंटरनल प्रेशर को रेजिस्ट करता है स्ट्रेस। प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। होता फॉर्मूला दोनों का सेम है। स्ट्रेसेस का फॉर्मूला भी क्या होता है? स्ट्रेसेस को मैं डिनोट करता हूं सिग्मा से, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर को भी डिनोट किससे करता हूं? लोड डिवाइडेड बाय एरिया। बट यहाँ पे जो लोड है वो एक्सटर्नल लोड है और यहाँ पे जो स्ट्रेसेस रेजिस्ट हो रहे हैं वो आपके इंटरनल स्ट्रेसेस रेजिस्ट हो रहे हैं। क्लियर है? तो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन में स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and stress is a dependent variable. That's why we plot strain on the x-axis and we always plot independent variable on the x-axis rather than on y-axis. ठीक है? जब भी लोड लगता है किसी भी बॉडी पे तो हमेशा स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। क्लियर है? दिस इज द इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन व्हिच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और आइदर यू कैन गो इन योर प्लेसमेंट रेस इन योर हायर स्टडीज। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेसेस स्ट्रेन का माइल्ड स्टील का आपने कर्व देख लिया। देन उसके बाद मैं बात कर रहा था हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील की। तो हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील में क्या होता है ना, यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड प्लेट्यू के बाद कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा होते हैं, क्रैकिंग आ जाती है, तो इसको हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील को यूज करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जाना पड़ता है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या करते हैं? यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड प्लेट्यू पे हम रीइंफोर्समेंट को स्ट्रेच करते हैं, उसमें हम लोडिंग डालते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं जिससे कि उसके स्ट्रेसेस अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएं और जिसको हम यूज कर पाए। दिस इज नोन एज योर कोल्ड वर्किंग। हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील इज नॉट यूटिलाइज्ड नाउअडेज। देन Fe250 इज योर माइल्ड स्टील। ठीक है? माइल्ड स्टील का भी हम क्या करते हैं? मिनिमम यूटिलाइजेशन हो गया। आजकल जो भी कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं उसमें HYSD बार सी यूज कर रहे हैं, HYSD बार सी यूज कर रहे हैं। सर माइल्ड स्टील मतलब नॉट ये Fe415 500 और ये। सर मान लीजिए कोई नॉर्मल बिल्डिंग बन रही है, कोई अपार्टमेंट कर सकते हो, आप कर सकते हो। G+3 बिल्डिंग बन रही है, Fe250 करते ही हो। नॉर्मल हाई स्ट्रेंथ जो हमारा हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, जनरली हम Fe500 पे जा रहे हैं आजकल। इसका पर्पस क्या है? Fe का क्या मतलब है? 500 का क्या मतलब है? व्हाट इज दिस मीनिंग? व्हाट इज दिस Fe? आयरन। Fe इज स्टील और आयरन, है ना? नंबर क्या शो कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ शो कर रहा है ये भी, ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ही शो कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा? 500 का मतलब क्या है कि 95% केसेस में इससे स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा ही आएगी, है ना? 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 95% केसेस में इसकी ग्रेड की स्ट्रेंथ ज्यादा ही आएगी। तो जो कि हमारा पर्पस है, तो भाई ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए ना हमारे को। बिल्डिंग में ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो हमारा बिल्डिंग ठीक रहेगा। ठीक है? तो Fe500 में Fe इज योर सर बिल्डिंग और फ्लाईओवर में सेम तरह का यूज करते हैं क्या बिल्डिंग है या फिर कोई फ्लाईओवर है, हाँ। तो दोनों में सेम रिइंफोर्समेंट यूज होगा? नहीं, अलग अलग यूज होता है। लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर होता है आर्चेस, हमारे आर्चेस में हमारे ग्रेड ऑफ स्टील तो हमारे यही यूज होते हैं।
दाया। ब्रिजेस भी तो आप देखो, ब्रिजेस में भी तो रिइंफोर्समेंट या कंपोजिट गर्डर यूज करते हैं बेसिकली इसमें तो कंपोजिट गर्डर यूज करते हैं, या फिर हम पूरा मेटल का यूज करते हैं, कंप्लीट आरसीसी पीएससी गर्डर यूज करते हैं। पीएससी क्या होता है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर। प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर या फिर जो हम रिइंफोर्समेंट उसमें डालते हैं वो तो हम पोस्ट टेंशनिंग और प्री टेंशनिंग की बातें करते हैं। जो रिइंफोर्समेंट हम पुट करते हैं उसमें HYSD वायर्स, हाई टेंशन वायर्स होते हैं, उसके अंदर भी 7 प्लाई से बन के एक वायर बनता है जिसमें 7 वो रहते हैं, उसको जैकेटिंग करते हैं, प्रॉपर्ली स्ट्रेच करते हैं, जिससे कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो काउंटर एक्ट हो जाए इंटरनल स्ट्रेसेस से। तो प्री स्ट्रेसिंग इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। उसमें क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल लोड एक्ट हो रहा है वो काउंटर एक्ट किससे होगा? जो भी हमने इंटरनल वायर जो डाले हुए हैं, टेंडन वायर्स डाले हुए हैं, उससे काउंटर एक्ट होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है। तो दैट इज नॉन एज पीएससी गर्डर्स। तो ब्रिजेस में तो हम पीएससी गर्डर्स में हाई स्ट्रेंथ टेंशन वायर्स भी यूज करते हैं। एचवाई ये भी यही वायर्स चलते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ टेंडन्स, एवी 500, एवी 550, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। 95% केसेस में स्ट्रेंथ एवी 500 में 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ग्रेड ऑफ टाइप ऑफ स्टील। टाइप ऑफ स्टील में आपने हॉट रोल्ड मेटल स्टील समझ में आ गया, Fe 500, Fe 250 समझ में आ गया। एक और होता है CTD बार्स। क्या होती है? CTD बार्स। व्हाट इज द CTD बार्स? दिस इज योर कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स, ठीक है। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स की जो डक्टिलिटी होती है काफी अच्छी होती है, हाईली डक्टाइल होता है, एंटी कोरोसिव कोटिंग होती है उसकी, जो कोटिंग होती है आउटर अपीयरेंस में एंटी कोरोसिव होती है, हाईली डक्टाइल होता है। तो हाईली डक्टाइल है तो डक्टिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द स्ट्रक्चर। डक्टाइल स्ट्रक्चर को ही बनाना पड़ता है हमारे को, ब्रिटल स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। ब्रिटल कंक्रीट क्या होता है? ब्रिटल होता है। कंक्रीट ब्रिटल है, कंक्रीट को आप ऊपर से नीचे गिराओगे एकदम से वो टूट जाएगा। स्टील को अगर ऊपर से नीचे गिराओगे कुछ नहीं होगा। स्टील में अगर आप लोड लगाओगे तो स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है? पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन डिफॉर्म होते चले जाते हैं, प्लास्टिसिटी उसकी क्या होती है? अच्छी होती है। तो हमारे बिल्डिंग जो बनी हुई है वो अर्थक्वेक जब भी आएगा तो बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग शुड ऑलवेज बी ऑसिलेटिंग इन द सेम पोजीशन। तो कब होगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो किसकी वजह से होगा? कॉलम्स में अगर जो हम ग्रेड ऑफ स्टील अप्लाई करेंगे उसकी वजह से होगा। स्ट्रेंथ अगर अच्छी होगी, हमारे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कौन बियर करेगा? स्टील। कंक्रीट तो क्या होता है? कंक्रीट इज अ ब्रिटल, कंक्रीट कुछ नहीं कर पाएगा, कंक्रीट नहीं कर पाएगा ना कुछ भी। तो स्टील ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टील के ग्रेड को पे हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है? CTD बार्स मैंने क्या बताया? एंटी कोरोसिव कोटिंग है उसकी और आपका हाईली डक्टाइल है, ठीक है। हाईली डक्टाइल और एंटी कोरोसिव कोटिंग है। इस तरह का मैं बात करता हूँ, इस तरह इसका फिगर बना दो अगर, ठीक है। ये कोटिंग जो हो गई इसकी एंटी कोरोसिव, हाईली डक्टाइल होता है, हाईली डक्टाइल होता है। तो स्ट्रेंथ इसकी क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो CTD बार्स आपने देख लिया, माइल्ड स्टील देख लिया, HYSD बार्स देख लिया, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ठीक है। और हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील का भी पार्ट आपने देख लिया। तो ये दीज आर द सम इंपॉर्टेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील विच इज यूटिलाइजिंग इन अवर डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है। जब भी हम यूटिलाइज करेंगे इनको डिजाइनिंग पार्ट में। अब वो क्वेश्चन बोलता है डिजाइन अ बीम, डिजाइन अ बीम, ठीक है। इस तरह डिजाइन करो बीम को और उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये यूज करो, ग्रेड ऑफ स्टील ये यूज करो, डिजाइन करो बीम को। तो वो बोल रहा है स्टील को इस तरह यूज करो, ये वाला ग्रेड का, या तो Fe 250 का ग्रेड यूज कर लो या फिर Fe 500 का ग्रेड यूज कर लो, ठीक है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। डिजाइन करने के बाद आपको बता देगा कि ग्रेड ऑफ स्टील ये है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये है। तो अब ग्रेड ऑफ स्टील समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना। Fe का क्या मतलब है, 500 का क्या मतलब है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये आपका स्टील के बारे में था। रब कर दूं? नाउ स्टील हमारा खत्म हो गया। इंट्रोडक्टरी पार्ट में इंपॉर्टेंट था कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझना कंक्रीट की, उसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी समझना। अभी मैं रीइंफोर्समेंट की बात करता हूं। तो जब भी हम डिजाइन करेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बीम को डिजाइन करेंगे और लिमिट स्टेट मेथड से भी बीम को डिजाइन करेंगे। बीम को हमारे जो AKTU के सिलेबस में है, बीम को हम सिंगली रीइंफोर्स बीम, डबली रीइंफोर्स बीम और फ्लेंज्ड बीम्स, फ्लेंज्ड बीम को बोलते हैं T बीम्स और L बीम्स, ठीक है। T बीम, L बीम, डबली रीइंफोर्स बीम और सिंगली रीइंफोर्स बीम, इनको हम डिजाइन करेंगे वर्किंग स्ट्रेस से भी और लिमिट स्टेट से भी। सेम आगे के जो भी शियर रीइंफोर्समेंट का डिजाइन है बीम पे,
जो भी हमारा कॉलम का डिजाइन है, जो भी स्लैब का डिजाइन है, जो भी हमारा फुटिंग का डिजाइन है, वो सब हम लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन से करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस से नहीं करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस में बस हमारे को बीम को डिजाइन करना आना चाहिए, उसके बाद हमारा लिमिट स्टेट मेथड में पूरा डिजाइन करने को आना चाहिए, वो भी सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। क्लियर है? तो अब आपका ये खत्म हो गया, कैरेक्टरिस्टिक लोड समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया, माइल्ड स्टील का स्ट्रेन कर्व प्लॉट हो गया आपका। इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रेसेस कहां पे प्लॉट करते हैं, स्ट्रेन कहां पे प्लॉट करते हैं, और हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील क्यों यूज नहीं करते हैं। हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील में प्रॉब्लम क्या आती है, लार्ज डिफॉर्मेशंस होते हैं, लार्ज डिफॉर्मेशन क्या करते हैं, क्रैकिंग कर देते हैं स्ट्रक्चर में, जिसके की वजह से हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब मैं और बात करता हूं इसके अंदर ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की। फिर से ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट होता है ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। अब ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में M20, M25 से लेके M55, यहां पे मैं लिख देता हूं M15 और M20, और यहां पे लिख देता हूं M60 और बियॉन्ड M अप टू 80 तक। ये मैं बात कर रहा हूं इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 कोड बुक से। With reference to the Indian Standard 456 2000, we have a ordinary grade of concrete. We have a standard grade of concrete, standard grade of concrete, and we have a high strength grade of concrete. ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड हमारा कहता है वो 3 ग्रेड बेसिकली उसने डिफाइन करे हुए हैं, M20, M15, M25, M55 और M60 से लेके M80 तक। अब अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की भी बात चल रही है, ग्रेटर देन M80। ठीक है, इंडियन सिनेरियो में क्या होता है, हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं, क्यूब पे चेक करते हैं। क्या करते हैं हम, स्ट्रेंथ क्यूब्स पे चेक करते हैं। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, AS अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल्स, उनके कोड में क्या होता है, जो स्ट्रेंथ चेक करते हैं वो सिलेंडर पे चेक करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो स्ट्रेंथ क्यूब पे स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो और सिलेंडर पे स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो, 10 से 15% का वेरिएशन आता है। ठीक है ना, 10 से 15% का वेरिएशन आता है। हमारी क्यूब की स्ट्रेंथ काफी लोअर साइड पे रहती है, उनकी स्ट्रेंथ हायर साइड पे रहती है। तो वहां पे जो स्ट्रेंथ हमारे को M80 अगर हम जो बना रहे हैं 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगी, वहीं पे वो 105 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर की बातें करते हैं। तो वो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट की भी बात करते हैं, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ की भी बात करते हैं। तो आप रिसर्च पेपर्स कभी पढ़ोगे तो वो बात करेंगे 120 मेगापास्कल, 125 मेगापास्कल, जस्ट बिकॉज कि वहां पे जो रिसर्च करते हैं वो लोग वो स्टैंडर्ड मानते हैं किसको, सिलेंडर को। हम जो रेफरेंस में स्टैंडर्ड मानते हैं क्यूब्स को मानते हैं, शेप की वजह से। हाँ, शेप की वजह से, यस। क्यूब का शेप क्या है, 150 mm बाय 150 mm 150 mm, यूनिफॉर्म लोड लगेगा उस पर, डेंस होगा। ठीक है, और सिलेंडर क्या होता है, एक साइड लॉन्ग, एक साइड उसका सर्कुलर पोर्शन। तो जो ऊपर का डाया होता है कितना होता है, 100 mm, लेंथ होती है 200 mm। तो जब सिलेंडर पे अगर आप लोड लगाओगे इस तरह, तो वहां पे ऑब्वियसली कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन में जब हम चेक करेंगे तो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब डिजाइन कर रहे हैं हम, तो हमारे को डिजाइन मिक्स भी पता होना चाहिए, मिक्स डिजाइन पता होना चाहिए। मिक्स डिजाइन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इंडियन स्टैंडर्ड IS 10262 2019 इज अ अपडेटेड IS कोड फॉर मिक्स डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का मिक्स डिजाइनिंग के लिए IS 10262 2019 दिया होता है। अब जो हम डिजाइन करते हैं, जो हमारा ग्रेड होता है कंक्रीट का, वो हमारा दो तरह का होता है, एक तो नॉमिनल मिक्स होता है, एक होता है हमारा व्हाट, डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स मतलब क्या होता है, जिसका कि हमारा जो प्रोपोर्शन होता है वो प्री डिफाइन होता है। एक होता है हमारा डिजाइन मिक्स। ठीक है, नॉमिनल मिक्स में क्या करते हैं, हमारे जो प्रोपोर्शंस होते हैं, प्रोपोर्शंस मतलब आपका सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी है वो डेफिनेट होती है, वो प्रोपोर्शनेट होती है, जिसका कि हमारे को स्टैंडर्ड पता है कि 1:2:4 अगर मैं सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा। ठीक है, तो M15 और M20 और अप टू M25 तक भी मैं बोल सकता हूं। ये क्या है हमारे, व्हाट इज दिस, M20, M25, M15, दीज आर योर नॉमिनल मिक्स। ये कौन से मिक्स हैं,
नॉमिनल मिक्स का मैंने बताया कि आपको जो सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है वो आपको डेफिनेट होता है। डेफिनेट कितना होता है कि स्टैंडर्ड है 1:2:4 इज योर M15 के लिए। तो M15 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 1, 2, 4। क्लियर। M20 की अगर मैं बात करता हूं जो मेरा प्रोपोर्शन है 1:1.5:3। M25 की अगर मैं बात करता हूं तो 1:1:2। 1:1:2 का रेशियो रहता है मिक्स प्रोपोर्शन में। ठीक है। तो ऑल दीज व्हाट आर दीज आर योर नॉमिनल मिक्स। अब अगर हमारे को M25 के ऊपर कंक्रीट बनाना है, ग्रिड ऑफ कंक्रीट M25 के ऊपर रखना है, M30, M35, M40, M45, 50, 60, 65, 70, उसके लिए हमारे को डिजाइन मिक्स पे जाना पड़ता है। नॉमिनल मिक्स से काम नहीं चलेगा, हमारे को अपने अकॉर्डिंग अपने मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना पड़ेगा और उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारे को फाइनल आउटकम पता पड़ेगा कि जो हमारा कंक्रीट की केजी पर मीटर क्यूब में क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है। उसके बेसिस पे हमारे को पता पड़ेगा सीमेंट की क्वांटिटी का प्रोपोर्शन क्या होगा। जैसे इसका प्रोपोर्शन तो मैंने डिफाइन कर दिया, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सीमेंट, दिस इज योर सैंड, दिस इज योर कोर्स एग्रीगेट। क्लियर। तो दीज आर योर नॉमिनल मिक्स। M25 के ऊपर M30, M35, 40, 45 ये होते हैं हमारे व्हाट डिजाइन मिक्स। तो डिजाइन मिक्स के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, वो आप पढ़ चुके हो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर। उसको हम डिजाइन किससे करते हैं, IS 10262/2019 कोड बुक से। क्लियर है। तो M30, 35 डिजाइन हमारे को यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि हमारे को तो बस सिंपल पता होना चाहिए कि होता क्या है और नॉमिनल मिक्स क्या है, डिजाइन मिक्स क्या है। क्लियर है। नॉमिनल डिजाइन दोनों इसी कोड से होते हैं। नॉमिनल मिक्स तो हमारा मैं बता रहा हूँ ना प्री डिफाइंड है। दिस इज ये डिजाइन नहीं करते आप, ये तो प्रोपोर्शनेट हो गया ना। अगर आपको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाना है तो आप मसाले को 1, 1.5, 3 के हिसाब से डाल दो। 1 किलो मान लो सीमेंट डाल दिया तो 1.5 किलो उसके हिसाब से सैंड डाल दो और 3 किलो बना दो। स्ट्रेंथ चेक करोगे तो ये मिल जाएगी। यही तो है। व्हाट इज दिस, दिस इज तो 1:n:2n के बेसिस पे हम बात करते हैं। जो स्टैंडर्ड हमारा प्रोपोर्शनेट होता है नॉमिनल मिक्स में 1:n:2n। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया कंक्रीट के बारे में बहुत सारी जानकारी जो कि इंपॉर्टेंट था हमारे को पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी डिजाइन करवाएगा वो बोलेगा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करो और Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील यूज करो। तो दो टर्म्स हर बार क्वेश्चन में मिलेंगे, हर क्वेश्चन में, चाहे वो फुटिंग हो, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो कॉलम हो। दो चीज वो गिवन देगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील। अब मैं बात करता हूं मटेरियल तो पता पड़ गया मुझे, ऐसे ऐसे मटेरियल हमारे को मिलेंगे IS कोड बुक से। अब IS कोड बुक से हमारे को क्या रेफर करना होगा, IS कोड बुक से हमारे को रेफर करना पड़ेगा कंक्रीट की। अगर मैं बात करता हूं तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन में बात कर रहा हूं, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारे को IS कोड से कंक्रीट की देखनी पड़ेगी परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू। किसकी वैल्यू, कंक्रीट की व्हाट, परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू। परमिसिबल स्ट्रेसेस को मैं डिनोट करता हूं सिग्मा, स्ट्रेसेस को सिग्मा से डिनोट करता हूं और CBC। व्हाट इज दिस, सिग्मा CBC। ये क्या है आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैं यूज करता हूं। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस IS कोड बुक में दे रखा होगा। अब क्वेश्चन में डिजाइन में बोलता हूं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करो, तो M20 का मैं क्वेश्चन है खटाक से क्या कर दूंगा, IS कोड बुक पे जाऊंगा। IS कोड बुक में M20 के सामने जो भी सिग्मा CBC की वैल्यू गिवन होगी वो मैं नोट कर लूंगा, जो कि मैं डिजाइन के लिए यूज करूंगा। ठीक है। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलता है तो 25 के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू मैं डिजाइन कोड बुक से यूज कर लूंगा। सिग्मा CBC क्या होता है, परमिसिबल, परमिसिबल मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। परमिसिबल मतलब परमिट जितने होते हैं, इसके बाद बेकार है, परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। व्हाट इज दिस, इसका सिग्निफिकेंस वाइवा इंटरव्यू में पूछते हैं। सिग्मा CBC का मतलब परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, इन बेंडिंग कंप्रेशन। बेंडिंग कंप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, बेंडिंग क्यों बोल रहे हैं, बीम्स हम यूज करते हैं, बीम्स में सिग्मा CBC यूज करते हैं। बीम्स आर योर फ्लेक्सुरल मेंबर्स, फ्लेक्सुरल मेंबर्स होते हैं ना बीम्स। ठीक है। तो सिग्मा CBC का सिग्निफिकेंस है परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। ठीक है। तो सिग्मा CBC की वैल्यू आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगी कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो भी यूज कर रहे हो उसकी सिग्मा CBC की आप वैल्यू नोट कर लोगे। सेम और क्या देखना IS कोड बुक से, जैसे आपने स्टील के कंक्रीट के लिए देखा, स्टील के लिए भी आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस पता करने पड़ेंगे स्टील के। किसके, स्टील के। तो मैं इसको बोल दूंगा सिग्मा ST। क्या बोलूंगा, सिग्मा ST। ST मतलब स्टील।
परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ स्टील। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील के हो गए और परमिसिबल स्ट्रेसेस किसके हो गए? कंक्रीट के इन बेंडिंग कंप्रेशन। तो सिग्मा सीबीसी का सिग्निफिकेंस हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर 2 नंबर में पूछ लेगा व्हाट इज सिग्मा सीबीसी या फिर कुछ भी, ठीक है। तो सिग्मा एसटी इज योर परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन कर रहे हैं, बीम को डिजाइन कर रहे हैं। M20 मुझे दिया है, FE 500 दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है कि आपको डिजाइन करना है बीम को, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह का इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझ में आ रहा है ये सब, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो ये खत्म होता है। देन उसके बाद आईएस कोड बुक में एक टेबल बनी हुई है, उससे पहले हम बात करेंगे बहुत सारी ओवरऑल डेप्थ क्या होती है, उससे बात करेंगे इफेक्टिव डेप्थ क्या होती है, लिवर आर्म क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस कहाँ पे प्लॉट करते हैं और कंप्रेशन स्ट्रेसेस कहाँ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। उससे पहले अभी और भी बताऊंगा, अभी डिजाइन नहीं करवाऊंगा मैं, उससे पहले बहुत कुछ बताना है मुझे आपको। कंक्रीट में ये समझ में आ गया, स्टील में आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity is denoted what? Capital E. It is the ratio of what? Stress upon strain. It is the ratio of stress upon strain. ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जो आज पर योर IS 456 2000 जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, वो गिवन होती है IS कोड बुक में, व्हिच इज गिवन एज व्हाट? 5000 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ FCK। FCK इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो मुझे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्टिव में हमेशा कंपटीशन में जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, गेट के एक मार्क के क्वेश्चन में हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लेता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की वैल्यू कितनी होगी फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। EC की वैल्यू बोल रहा है वो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी M25 के लिए। तो 25 के लिए यहाँ पे वैल्यू कितने रख दोगे? 25। तो अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, तो 5 into 5000 कर लोगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह का सिली क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो IS 456 2000 5000 अंडर रूट FCK, ये दिस इज हमारा न्यू कोड। इससे कोई अभी हमारा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है इस कोड में, न्यू कोड है, पर इसके रीप्रिंट होते रहते हैं। इस कोड में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इससे पहले जो IS कोड यूज होता था IS 456 1978 यूज होता था, उस केस में हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट रेफर करते थे 5700 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ व्हाट? FCK। इसको भी आपको याद नहीं रखना है, दिस इज नॉट टू बी रिमेंबर, ठीक है, इस पॉइंट को याद मत रखो। बट मैंने बताया IS 1978 पहला कोड हुआ करता था जब रिवीजन इसमें नहीं आए थे, तो वहां पे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट यूज करते थे 5700 टाइम्स ऑफ FCK, ठीक है, समझ में आ गए। नाउ ये कंक्रीट की बात कर दी हमने, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। एक और आता है आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर FCR मॉड्यूलस ऑफ रप्चर को मैं डिनोट करता हूं। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 0.7 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ FCK। स्प्लिट टेंशन, योर मॉड्यूलस ऑफ रप्चर इज डिफाइंड एज योर 0.7 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ FCK, दिया हुआ है कोड बुक में, चलो देख लेना। तो 0.7 टाइम्स ऑफ व्हाट? अंडर रूट ऑफ FCK। FCK समझ लो, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर आपको निकालने को बोलता है तो भी आप निकाल लोगे 0.7 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ FCK। फॉर्मूला है सिंपल, और ये IS कोड बुक से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आप निकाल लोगे। नाउ देयर आर डिफरेंट मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, देयर आर डिफरेंट मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। एक होता है आपका इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस, एक होता है आपका सेकेंड मॉड्यूलस,
क्या क्या होते हैं हमारे? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, एक होता है टेंजेंट मॉडुलस, एक होता है सीकेंट मॉडुलस। ये तीनों डिफर करते हैं हमारे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम प्लॉट करते हैं उसी के स्लोप ऑफ लाइन पे। स्लोप ऑफ लाइन अगर प्लॉट हो रहा है ओरिजिन से, ठीक है, जो भी हमारा कर्व है, कर्व के स्लोप ऑफ लाइन से ओरिजिन से कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन, जो भी हमारा कर्व है माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, उसमें हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट प्लॉट कर दें तो हमारा हो जाएगा टेंजेंट मॉडुलस। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको नोट्स रेफर कर दूंगा, ठीक है। सेम फिर आपका सेकेंड मॉडुलस होता है स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व पे किसी भी पॉइंट पे हमारा स्लोप ऑफ लाइन मैच कर रहा है, दैट इज नोन। तो ये क्या है हमारे तीनों? दिस इज योर डिफरेंट मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी, डिफरेंट मॉड्यूलर इलास्टिसिटी। दिस इज योर इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और सेकेंड मॉडुलस। एग्जाम में पूछ लेता व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड मॉडुलस, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस। क्लियर है? ठीक है। नाउ क्रीप का नाम सुना है आप लोगों ने? क्रीप, व्हाट इज दिस क्रीप? क्रीप सुना है? हाँ, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम बोल रहे हैं, दिस इज योर शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज दिस? 5000 रूट ऑफ एससी इज योर शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें क्रीप के इफेक्ट को हम कंसीडर नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म मॉडुलस मतलब क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर हम नहीं करते हैं। क्रीप क्या होता है? टाइम के साथ साथ, लॉन्ग टर्म में टाइम के साथ साथ, है ना, 7 दिन 28 दिन और 1 साल के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ, वही आपका क्या होता है? क्रीप। ठीक है। तो बेस्ट एग्जांपल वो ऐसे कपड़ा पॉलीथिन लोड लगा हुआ है, टाइम के साथ साथ क्या होगा? लोड लगा है क्या हो जाएगा? नीचे आएगा, है ना। टाइम के साथ साथ ये तो नीचे आता जा रहा है। बेस्ट एग्जांपल वो ऐसे कपड़ा बांधते खूब टाइट रस्सी बांध देते हैं, कपड़ा डालते सैग हो जाती है वो। हाँ। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सूखते जाते हैं, वेट कम होता जाता है, वो नीचे जाती रहती है टाइम के साथ। टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना है, ठीक है। तो क्रीप इज योर टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना। तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज योर रिप्रेजेंट एज 5000 रूट ऑफ एससी के। और क्रीप का इफेक्ट अगर मैं कंसीडर करता हूं तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मेरा जो बन जाता है 7 पॉइंट। तो मैंने अगर बोला लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज योर ECL से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ECL मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये तो हमारा शॉर्ट टर्म जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म ही बोलते हैं इसको। शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्रीप के इफेक्ट का कोई भी कंसीडरेशन नहीं है। क्लियर? ठीक है। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला जो बन जाता है 5000 अंडर रूट ऑफ एससी के, तो आते आता है अपॉन 1 प्लस थीटा, अपॉन 1 प्लस थीटा। थीटा इज योर क्रीप स्ट्रेन, क्रीप कोफिशिएंट, नॉट क्रीप स्ट्रेन। थीटा इज योर क्रीप कोफिशिएंट। ECL है। हाँ, theta is your what? Creep coefficient. Creep coefficient is defined as the elastic strain upon creep strain. Creep coefficient is defined as the elastic strain upon creep strain. Creep coefficient dependent on the time, age of loading. Creep coefficient किस पे डिपेंड करता है? एज ऑफ लोडिंग पे। लोडिंग किस तरह की है? थीटा की वैल्यू 7 डेज पे लोडिंग करा है आपने, 28 डेज पे लोड है, 1 ईयर पे लोड है, तो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। 7 डेज के लिए क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 2.2, 28 डेज के लिए 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1। आईएएस कोड बुक में दिया होगा, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट होता है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हमारे को क्रीप का इफेक्ट भी कंसीडरेशन हम करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्रीप का इफेक्ट भी हम कंसीडरेशन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्लियर हो गया, रीइंफोर्समेंट क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका
यंग मॉड्यूलर इलास्टिसिटी के बाद लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर इलास्टिसिटी के बाद मॉड्यूलर रेशियो. मॉड्यूलर रेशियो इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर डिजाइनिंग एनीथिंग. मॉड्यूलर रेशियो एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 modular ratio is also important term. modular ratio को हम डिनोट करते हैं व्हाट, स्मॉल m से. as per our IS 456 2000 modular ratio is defined as 280 upon 3 times of sigma CBC. this is the simple formula which is frequently asked in your JEE exam, AE exam, GATE exam. कि भाई मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू बताओ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए. तो M25 के लिए जब तक आपको सिग्मा CBC की वैल्यू नहीं पता पड़ेगी मॉड्यूलर रेशियो नहीं निकाल सकते हो. सिग्मा CBC क्या होता था बताइए भाई? परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन. ठीक है, सिग्मा CBC. तो मॉड्यूलर रेशियो समझ में आ गया. 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC. ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? IS 456 2000 फॉर्मूला गिवन है, डायरेक्टली रेफर करेंगे, मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे. सबसे अच्छी बात है वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड है ना हमारा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का दूसरा नाम भी क्या है? मॉड्यूलर रेशियो मेथड. दूसरा नाम क्या है? मॉड्यूलर रेशियो मेथड. वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम डिजाइन करेंगे उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो मेथड. जो M का है ना इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. M क्या करेगा ना, जो भी स्टील है, जो भी कंक्रीट है, उसके स्ट्रेसेस को या फिर उसके एरिया को कन्वर्जन करने में काम करता है. इक्विवेलेंट एरिया के टर्म में हम बात करते हैं, इक्विवेलेंट एरिया बना देंगे हम उसको M के टर्म में, मॉड्यूलर रेशियो के टर्म में. ठीक है, तो जब भी मैं स्ट्रेसेस लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ स्टील, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, M का बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन आएगा. नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे हम इक्विवेलेंट एरिया में कन्वर्ट करते हैं इसको. स्ट्रेसेस लिखने मुझे स्टील के, स्ट्रेसेस लिखने हैं कंक्रीट के, तो मैं क्या करूंगा. तो अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन करने से पहले मॉड्यूलर रेशियो भी इंपॉर्टेंट था, ये आपको समझ में आ गया. इससे पहले मैं कुछ कवर की बात करता हूं. एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है व्हाट, कवर. कवर सुना है कभी किसी ने? कवर क्या होता है? मान लो ये कंक्रीट का ब्लॉक है, यहां पे आपने क्या डाले हैं? रीइंफोर्समेंट डाले. रीइंफोर्समेंट, ये कंक्रीट का आउटर सरफेस है और रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? कवर होगा. इस कवर को बोलते हैं नॉमिनल कवर. कौन सा कवर? नॉमिनल कवर. एक होता है इफेक्टिव कवर, एक क्या होता है? इफेक्टिव कवर. इफेक्टिव कवर में और क्या ऐड हो जाता है? दिस इज नॉट योर इफेक्टिव. नो, हाँ बताओ. नॉमिनल कवर शहरी यहां से क्लियर कवर तक होता है, क्लियर कवर भी बोलते हैं इसको. क्लियर कवर रीइंफोर्समेंट के आउटर सरफेस तक और बॉडी के आउटर सरफेस तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका? क्लियर कवर और नॉमिनल कवर. फिर से बना देता हूं. ये रीइंफोर्समेंट था, रीइंफोर्समेंट के यहां से लेके बॉडी के आउटर सरफेस तक, दिस इज ऑल नॉमिनल कवर और क्लियर कवर. इफेक्टिव कवर क्या होता है? इसके सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज योर व्हाट, इफेक्टिव कवर. अब देखो इफेक्टिव कवर आपको निकालना है तो क्या करोगे? क्लियर कवर तो आएगा ही आएगा, क्लियर कवर तो आएगा ही आएगा, प्लस रेडियस ऑफ बार, जो डायमीटर है बार का उसका आधा आएगा. सेंटर पे ले रहा हूं मैं. डायामीन मतलब मेन रीइंफोर्समेंट का उसका हाफ ले रहा हूं, प्लस जब मैं इस रीइंफोर्समेंट को स्ट्रप से भी टाई अप करूंगा तो ये स्ट्रप भी आ रही होगी इसमें, प्लस डाया ऑफ स्ट्रप्स. तो दिस फॉर्मूला कम्स आउट टू बी योर इफेक्टिव कवर. अभी बताता हूं. जो स्टिरअप्स हम प्रोवाइड करते हैं, जो मेन रीइंफोर्समेंट होते हैं, कॉलम में, स्क्वायर कॉलम में 4 बार्स डालेंगी, 1 2 3 4. उन 4 को टाई करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए स्टिरअप्स यूज करते हैं. स्टिरअप्स का सेकंड यूनिट में बहुत बड़ा रोल है टू रेजिस्ट योर शियर स्ट्रेसेस और क्रैकिंग. डायगोनल कंप्रेशन को रोकता है, वो क्रैकिंग को रोकता है, डबल एक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है.
CC plus 5. क्लियर कवर, दिस इज योर क्लियर कवर, दिस इज योर डाया मेन रीइंफोर्समेंट। दो तरह के रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं हम, एक तो मेन रीइंफोर्समेंट, एक सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। क्लियर है? मेन रीइंफोर्समेंट तो एक क्लियर कवर हो गया, ठीक है, प्लस डाया मेन बाय 2 प्लस डाया ऑफ स्टिरअप्स। भाई कवर समझ में आ गया? कवर दो तरह के, नॉमिनल कवर समझ में आ गया? नॉमिनल कवर इज द आउटर मोस्ट कंक्रीट के फाइबर से लेके बॉडी से लेके रीइंफोर्समेंट के आउटर पार्ट तक, दिस इज योर क्लियर कवर और नॉमिनल कवर। इफेक्टिव कवर क्या हो गया आपका? मेन रीइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट के कंप्रेशन कंक्रीट के वहां तक, तो कंक्रीट का वहां तक और रीइंफोर्समेंट के बाहर का जो आएगा वो क्लियर कवर हो गया, प्लस रीइंफोर्समेंट का जो मेन डायमीटर होगा उसका आधा होगा, प्लस उसके बाहर यहां लगा देगा, ये बना दिया ना मैंने, ये रीइंफोर्समेंट होता है, ये मैंने स्ट्रप्स लगाया इस तरह, यहाँ पे मैंने 135 के बैंड पे हुक प्रोवाइड कर दिया, और मैं बोल रहा हूँ जो मेरा क्लियर इफेक्टिव कवर है वो ये है, तो ये तो क्लियर कवर हो गया, ये बार भी क्या हो गया? डाया ऑफ स्टिरअप, और ये जो इसका आधा हो गया डाया मेन बाय 2, तो इफेक्टिव कवर ये बन गया, क्लियर कवर। समझ में आ गया कवर? कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म में हमारे को कंक्रीट शुड बी मोर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का क्या मतलब होता है? इट should be protected from the acid attack, it should be protected from the weather conditions। weather condition में बरसात हो रही है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, उसको भी वो रेजिस्ट कर पाए कंक्रीट। एसिड पड़ रहा है, सल्फर आ रहा है कंक्रीट में, एग्रेशन, ठीक है, एसिड और आपको ऑक्सीजन परमेबिलिटी, वाटर परमेबिलिटी, वाटर भी परमेबल हो रहा है, तो वो भी क्या है? ड्यूरेबिलिटी का पार्ट है। एयर परमेबिलिटी देख लो, कंक्रीट सरफेस क्या होता है? बिल्डिंग बनी होती है बाहर, तो बाहर एयर का भी प्रकोप आ रहा है, एसिड का भी प्रकोप आ रहा है, बाहर आपका ऑक्सीजन का भी प्रकोप आ रहा है, तो इन सब की परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी, कंक्रीट इस तरह इनग्रेस नहीं होना चाहिए कि वो सारी चीजों का इन्फ्लुएंस उसके अंदर पहुंच जाए और हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर फेल हो जाए। तो कंक्रीट शुड बी मोर ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी? ड्यूरेबिलिटी डायरेक्टली कवर पे डिपेंड कर देगी। फॉर मोस्ट ड्यूरेबल कंक्रीट इफेक्टिव कवर और नॉमिनल कवर शुड बी प्रोवाइडेड। अब मैं बात करता हूं कवर की, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे इस लेक्चर को। जो कवर्स होते हैं बीम्स में, नॉमिनल कवर हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं कितना? 25 mm का। कितना प्रोवाइड करते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। स्लैब में हम प्रोवाइड कर देते हैं पहले 15 mm का, अब हम 20 mm का प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम कवर बोल रहा हूँ, मिनिमम का समझते हो ना, कम से कम इतना तो प्रोवाइड करना ही है, उससे ऊपर बढ़ा दो आपके ऊपर है। मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड फॉर बीम इज 25 mm, मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड फॉर स्लैब इज 20 mm, मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड फॉर कॉलम इज 40 mm, एंड फॉर फाउंडेशन और फुटिंग इज 75 mm। कितना? 75 mm। मतलब मैंने बोला बीम के लिए क्लियर कवर कितना? 25 mm, स्लैब के लिए 20 mm, कॉलम के लिए 40 mm, एंड योर फुटिंग के लिए 75 mm। ठीक है ना? ये आपके कवर की पोजीशंस है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? समझ में आया? इफेक्टिव था लेक्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर। अभी इसका इस्तेमाल कहीं नहीं होगा, बट उसके कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए, डिजाइन जब भी करोगे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।